तो दोस्तों हम आईएसआई के बारे में बात कर रहे थे अपनी पिछली वीडियो में भी, स्पाई मास्टर सीरीज़ की पिछले वीडियो में भी हमने बात की कि किस तरह से आईएसआई को हम एक डेथ स्क्वाड या स्टेट विद इन अ स्टेट के नाम से हम जानते हैं। तो ये डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या? तो डीप स्टेट, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि डीप स्टेट एक ऐसी संस्था है जो एस्टैब्लिशमेंट के पीछे रह के भी जो एक्चुअल अफेयर्स को कंट्रोल कर रही है। हमने डिफरेंट रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि किस तरह से आईएसआई जो अफेयर्स ऑफ द स्टेट को चला रही है। ठीक है, अगर हम ये डीप स्टेट टर्म का अगर हम बात करें, जहाँ तक ये सीआईए के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। यूएस में डीप स्टेट का जो एक अर्थ ये होगा कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो गया, उनका जो ज्यूइश लॉबी होगी, और जो जो वॉर मशीनरी है जो यूएस की, उसको भी डीप स्टेट के नाम से काफ़ी बार जाना गया है। इसके साथ ही अगर हम डीप स्टेट का जो इन्फ्लुएंस की बात करें, हम इसका इन्फ्लुएंस यहाँ तक है कि इसने यूएस प्रेसिडेंशियल पॉलिसी तक भी इम्पैक्ट किया है। जब प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने अफगानिस्तान में और मिडल ईस्ट में जंगें ख़त्म करने का प्रयास किया, तो ये उनके एफर्ट्स को स्कटल किया डीप स्टेट ने। ये जो उनके सीआईए है, ये सब चीज़ें हैं, ऐसा ये स्ट्रॉन्ग एक टर्म एक यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के केस में भी डीप स्टेट में काफ़ी इंटरवीन किया। तो इस तरह से हमें ये समझने की ज़रूरत है कि डीप स्टेट टर्म क्या है। तो ये जनरली इंटेलिजेंस पार्लेंस में यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान की आईएसआई की बात की जाए तो ये काफ़ी हद तक जो हमने देखा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान की जो मिलिट्री जो एस्टैब्लिशमेंट है वो ज़्यादा उनके पॉलिसी मेकिंग में इंटरवीन करती है। जबकि हमारी जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, या वो आईबी ले लो या आरएनएडब्ल्यू ले लो, उनका अलग एक कैडर होता है, अलग रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। जबकि पाकिस्तान का जो आईएसआई है वो एक मिलिट्री रेजिमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। उनके जो ऑफिसर्स हैं वो मिलिट्री से ही आते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। तो ये चीज़ थोड़ी सी हमें समझने की ज़रूरत है इसके। और जहाँ तक बात की जाए अगर उसामा बिन लादेन का, जब सवाल आता है कि उसामा बिन लादेन का जो प्रेजेंस था, अलकायदा का प्रेजेंस था, जो अबाटाबाद में उनका जो इतना विद इन द सिटी, कैसे उसामा बिन लादेन वहाँ रहे और किस तरह से सीआईए ने जाके वहाँ उनको हंट डाउन किया। तो उस सिलसिले में जो पाकिस्तान के पूर्व डीजी हैं असद दुरानी साहब, उन्होंने ये मेंशन किया है कि बशर्ते, मतलब तकरीबन प्रोबेबली उनको लगता था, उनको ये उन्होंने ये आभास ये जताया है कि पाकिस्तान की आईएसआई को और एस्टैब्लिशमेंट को पता था कि उसामा बिन लादेन वाज देयर इन पाकिस्तान। और इनफैक्ट उन्होंने यहाँ तक भी कहा है एक इंटरव्यू में कि हमने खुद ही अमरीकियों को ये खबर दी है कि उसामा बिन लादेन की लोकेशन की सीआईए को हमने खुद इन्फॉर्म किया है। क्योंकि देखिए, अगर तो वो, और उन्होंने पब्लिकली ये खबर दे के पब्लिकली उन्होंने दे फील्ड इग्नोरेंस, पब्लिकली उन्हें बताया कि हमें कुछ पता नहीं है। और उनकी दुविधा देखिए यहाँ पे। पहली चीज़, अगर तो वो पब्लिकली ये मतलब एक्सेप्ट करेंगे कि हमने उनको यहाँ पे पनाह दे रखी है, या तो उनको पॉलिटिकल बैकलैश मिलेगा। और दूसरी ओर अगर वो पब्लिकली उसामा बिन लादेन को अमरीकियों के हाथ में देते हैं, उस इंसान को जिसको पाकिस्तान में उस वक्त हीरो माना जा रहा था, तो ये एक उनके लिए एम्बैरेसमेंट का एक सबब बन जाता। तो इस तरह से ये समझने की बात है किस तरह से एक मतलब ये चीज़ें किस तरह से चलती हैं। ये हमें इस चीज़ में ये समझने की ज़रूरत है कि इनफैक्ट एस दुलत साहब जो हमारे आरएनडब्ल्यू के चीफ रह चुके हैं, उन्होंने ये बताया है कि प्रॉबेबली पाकिस्तानियों ने खुद ही उसामा बिन लादेन को हैंड ओवर किया। तो ये देखिए, जो दिखता है वो जनरली होता नहीं है। ये कुछ अंदर की बातें हैं जो हमें किताबों से, जो हमारे पूर्व जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं उनकी कुछ किताबें, उनके कुछ इंटरव्यूज़, वहाँ से हमें पता चलता है कि किस तरह से ये सारा सिस्टम चलता है। और इसमें आईएसआई का हाथ ना हो, आईएसआई को ना पता हो, ऐसा बिल्कुल भी ये कहना ये बहुत ही एक गलत बात होगी। तो दोस्तों एक और सवाल जो अक्सर इस चीज़ में आता है कि आईएसआई एज एन ऑर्गेनाइजेशन इतनी पावरफुल कैसे हो गई, जबकि पाकिस्तान 1980 के दशक में, 1970 के दशक में काफ़ी ज़्यादा इंटरनल स्ट्राइफ, इंटरनल प्रॉब्लम से जूझ रहा था। तो जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं या जो इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है, और इनफैक्ट पाकिस्तान के एक्स इंटेलिजेंस चीफ दुरानी साहब ने भी ये माना है कि 1980 का जो अफ़गान जिहाद था, क्योंकि उस वक्त क्या था, अफ़गानिस्तान में सोवियत एक ऑक्यूपेशन का एक थ्रेट था। सीआईए उस वक्त कोशिश कर रहा था कि किस तरह से उस थ्रेट को काउंटर किया जाए अफ़गानिस्तान में। उसके लिए सीआईए ने क्या किया, सीआईए ने पाकिस्तान की आईएसआई की मदद ली
और जो वहाँ पे जो अफगानी जो लीडर्स थे वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही थी, उनको ट्रेन किया। उनको ट्रेन कहाँ किया? पाकिस्तान में किया। पाकिस्तान में वहाँ पे मदरसे बनाए, लोगों को रेडिकलाइज किया, उनको क्रिएटेड वो अफगान मुहाजिर जो मुजाहिद से वो क्रिएट किए, ताकि वो जाके वहाँ सोवियत फोर्सेस से लड़ पाएँ, ताकि वो अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव था वो उस चीज़ को फुलफिल करें। लेकिन अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, जब ये हक्कानी नेटवर्क जो पोस्टर बॉय थे CIA के, बाद में यही उनके सर की दर्द बन गए। क्योंकि जब सोवियट्स चले गए वहाँ से, सोवियत इन्वेजन ख़त्म हो गया, CIS का ब्रेकअप हो गया, तो उसके बाद CIA को ये रीड करना था किस तरह से पाकिस्तान की जो ISI को कट टू साइज करे, क्योंकि वो उनके जूतों से मतलब साइज बड़ा हो गया था उसका। तो उस वक्त क्या हुआ, अब जो लोग रेडिकलाइज हुए थे मदरसों में, इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को रेडिकलाइज किया, उनको फंड्स दिए। हाफिज सईद जो अभी लश्कर तौयबा का बहुत बड़ा एक सरगना बना हुआ है, उस वक्त वो एक छोटा सा ही वाज अ यंगस्टर एट दैट टाइम एंड ही प्रूव्ड हिज क्रेडेंशियल्स। उसने जाके अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा एक उसमें अफगान जिहाद में काफ़ी उसने रोल निभाया है। उसके बाद जो बाकी जो लीडर्स थे, बाद में आपके आगे जो मुल्ला उमर आ गए, ये सारे लीडर्स, फिर इन्होंने कश्मीर की तरफ इनको मतलब डाइवर्ट किया। और उसके बाद ही हमने देखा कि किस तरह से 1990 के दशक के बाद बहुत ज़्यादा एक कश्मीर में इंसर्जेंसी का रिवाइवल हुआ है। अफगानी जो जिहादिस्ट से उनको यहाँ पे भेज दिया गया। तो इस तरह से देखिए ये हमें दिखता है कि जो ISI कम्प्लीटली इसमें कुछ ना कुछ हद तक CIA का भी रोल माना जा सकता है। और अभी रिसेंटली हम अगर बात करें इंटरनेशनली, इंडिया को वीकन करने की जो टेंडेंसीज हैं, ये जो जॉर्ज सोरोस वाला इंसिडेंट था इंडिया में, पॉलिटिकल जो क्या बोलते हैं उसको, नैरेटिव को चेंज करना, फिर BBC का कुछ इशू आया था। इसके साथ ही देखिए ये खालिस्तानी टेररिज्म का ये जो अभी थोड़ा सा सामने आ रहा है चीज़ें, तो इसको भी हमें थोड़ा सा डेप्थ में समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से पाकिस्तान की ISI ने गुरबतवंत पन्नू को, फिर निज्जर को भी 1990s के बाद किस तरह से उसको शह दी। फिर जो ब्रिटेन में भी जो ब्रिटेन की जो MI6 है, किस तरह से MI6 के साथ मिलके इन्होंने वहाँ पे उसको थोड़ा सा बढ़ोतरी दी उसको, ताकि वो थोड़ा सा ही ग्रोज इन साइज। हाउ वुड ही गेट सो मच फंड्स एंड ऑल। और एक और देखिए ब्रेक्जिट हुआ है, UK यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है। हमारी इंडिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूरोपियन यूनियन के साथ, हमारी वी आर ट्राइंग टू नेगोशिएट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद UK। अब UK क्या चाह रहा है? UK चाहता है कि एक उनके फेवरेबल नेगोशिएशन हो जाए, जो टर्म्स ऑफ कंडीशन UK के फेवर में जाए। तो जब भी उसको लगता है कि थोड़ा सा, तो इट पुल्स द स्ट्रिंग्स। जो भी खालिस्तानी या अदर जो सेसेशनिस्ट हैं उनको शह दे रखी है जो MI6 के थ्रू, वो उनको थोड़ा सा इट पुल्स द स्ट्रिंग्स, इंडियन एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट करने शुरू कर देते हैं। सिमिलरली आप देखो कनाडा में भी यही प्रॉब्लम है। जो कैनेडियन गवर्नमेंट है, कैनेडियन इंटेलिजेंस है, वो भी ऐसा ही एक एजेंडा चलाती है। US की बात करें तो CIA ने तो गुरपतवंत पन्नू को तो पाल ही रखा है, वो सारी फंडिंग उसकी CIA के थ्रू आती है। तो इस तरह से ये फॉरेन एजेंसीज की एक क्या बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे, इनकी पॉलिसी है कि जो भी, जैसे इंडिया इज इमर्जिंग एज अ न्यू पावर ऑफ द ग्लोबल साउथ, तो किस तरह से वीकन करना है। बेशक अमेरिका हमारा एक स्ट्रेटेजिक अलाई है, डिफेंस सेक्टर में है, इकोनॉमिक सेक्टर में है, लेकिन साथ ही वो इस तरह की टेंडेंसीज मतलब US की रहती हैं कि वो किसी भी कंट्री को अपने से आगे बढ़ के नहीं निकलने देता। तो हमें इस तरह से इस चीज़ को देखना है थोड़ा सा कि किस तरह से ये डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज साथ में मिलके मतलब इंडिया के जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी, अब नाउ देखिए पॉल हॉफमैन ने एक कॉन्सेप्ट दिया हाइब्रिड वॉरफेयर का। अब जंगें सिर्फ मैदान पे नहीं लड़ी जाएंगी, अब जंगें लड़ी जाएंगी इंटरनेट पे, अब जंगें लड़ी जाएंगी माइंड गेम्स। तो ये जो डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट है, इट इज मोड ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी एक आपका ये वो एजेंडा है। तो इसी तरह से दोस्तों ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो ये थोड़ा सा हमने ISI के थोड़ा सा कुछ चीज़ें हमने समझी। ऐसे ही हम और एक दिलचस्प किस्से लाते रहेंगे एस्पियोनाज की दुनिया से। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें। शब्बा खैर।